Absorption by roots. This is next chapter in biology which we are going to discuss today. In this chapter we will discuss how the water and minerals which are present in the soil are absorbed by the roots of plants, and we will also discuss about some important phenomena which are responsible for the ascent of sap, that is movement of water along with dissolved minerals from soil to the aerial parts of the plant. These things will be covered in this chapter. So let us begin with the term absorption. What is absorption? तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि अगर कोई भी सबस्टेंस किसी दूसरे सबस्टेंस के पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली अगर पहुंच जा रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। जैसे अगर एक फोम है, ठीक है, जो सोफा में फोम होता है उस फोम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो फोम है उसको अगर हम लोग वाटर में सोक करें, पानी में उसको डुबो दें, तो क्या होगा, पानी उसके पूरे वॉल्यूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई एक सबस्टेंस दूसरे सबस्टेंस के पूरे वॉल्यूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है तो इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। ठीक है, हम जानते हैं कि जो प्लांट है, प्लांट की जो बॉडी है उसका एरियल पार्ट जो सॉइल से ऊपर है वो एक अंडरग्राउंड पार्ट से जुड़ा होता है, और ये अंडरग्राउंड पार्ट जो होता है सॉइल में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, कुछ के केस में ये ब्रांचिंग होगी, कुछ में स्ट्रेट होगा ऐसे, और यहाँ आपके बहुत सारे लीफ मिलेंगे आपको ऐसे। मैं एक मॉडल बना रहा हूँ बस ऐसे। ठीक है, तो जो हमारा एरियल पार्ट है उसको वाटर और मिनरल्स जो मिलते हैं वो कैसे मिलता है, जब रूट्स सॉइल में जो अवेलेबल वाटर और मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं और उनको ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तब जा कर के ये वाटर और मिनरल जो सॉइल में प्रेजेंट है वो एरियल पार्ट्स में जो लीफ है या और स्ट्रक्चर है उनको वो चीज़ मिल पाता है। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि वाटर और मिनरल्स का जो मूवमेंट है सॉइल से रूट्स में, रूट से ये स्टेम में, और स्टेम से लीफ में, या फिर और भी जो पार्ट्स हैं, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, उसमें वो चीज़ पहुंचता है। ठीक है ना, तो यहाँ जो एब्जॉर्प्शन का मतलब यही हुआ कि इफ वन ऑफ द सबस्टेंस इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ अनदर सबस्टेंस। ठीक है, जैसे हमने किसी एक सबस्टेंस को रखा दूसरे सबस्टेंस के कांटेक्ट में, ठीक है, अब दूसरा सबस्टेंस पूरी तरह से इसके वॉल्यूम में फैल गया तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन रूट्स में होता है। किस चीज का होता है, वाटर का होता है, और वाटर केवल नहीं है, वो वाटर में मिनरल्स भी डिजॉल्व है, तो वो डिजॉल्व मिनरल पहले वाटर में एब्जॉर्ब होते हैं और तब जाकर के उसका फिर ट्रांसफर होता है एरियल पार्ट्स में। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन का मीनिंग यही हुआ कि इफ वन ऑफ द सबस्टेंस इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द throughout the volume of another substance, then that process is called absorption. ठीक है, दूसरी चीज कि रूट्स क्या क्या एब्जॉर्ब करते हैं, तो रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं दो चीज, एक वाटर और दूसरा इसी के साथ मिनरल्स, इसीलिए मैंने लिख दिया वाटर प्लस मिनरल्स। और ये मिनरल्स डायरेक्ट नहीं एब्जॉर्ब हो सकते हैं, डिजॉल्व फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। मतलब वाटर में ही मिनरल घुला होता है, इसलिए जब रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो उसके साथ साथ उनको मिनरल्स भी मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए वाटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए भी है ना। गर्मी के दिनों में हमें स्वेटिंग होती है। सपोज करिए कि अगर हम पानी पीने के लिए ना यूज कर रहे हों तो क्या वो स्वेटिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। और हम
सन स्ट्रोक की वजह से, धूप लगने की वजह से या गर्मी की वजह से हमारी डेथ हो सकती है। ठीक है। दूसरी चीज़, हमारे बॉडी में भी बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होते रहते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, और उन सभी प्रोसेस के लिए वाटर एक एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट होता है। ठीक है। तो प्लांट के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है। समरी के रूप में अगर हम लोग देखें वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट के लिए, तो देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि वाटर इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। पहला यूज ये है, वाटर इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। वाटर का पहला यूज है प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इट इज द प्रोसेस by which plants are able to manufacture their own food with the help of carbon dioxide from air, water from soil and sunlight in presence of chlorophyll। ठीक है ना। ग्रीन प्लांट्स में एक पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, और उस क्लोरोफिल पिगमेंट के प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स सनलाइट की एनर्जी, एयर का कार्बन डाइऑक्साइड और सॉइल से वाटर को यूज करके अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो वाटर का सबसे पहला यूज यही है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस करते हैं उसमें वाटर रिक्वायर्ड होता है। हम जानते भी हैं रिएक्शन ये 6CO2 प्लस 6H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट and chlorophyll is green pigment. This changes into C6H12O6 plus 6O2। ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च के फॉर्म में प्लांट इसको बनाते हैं। ठीक है ना। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए, और ऑक्सीजन भी इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस में। वही ऑक्सीजन एनिमल्स के लिए रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीथिंग के लिए वो अवेलेबल होता है। ठीक है। तो पहला यूज ये है कि वाटर इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। दूसरा यूज क्या है? फॉर ट्रांसपिरेशन। फॉर ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन के बारे में एक चीज मैं लिख दूं पहले, इट क्रिएट्स कूलिंग इफेक्ट। पहले हमको यह जानना होगा कि ट्रांसपिरेशन क्या है। ये आपके लिए नया टर्म है। तो देखिए ट्रांसपिरेशन क्या है, आप नोट भी कर लीजिएगा छोटे छोटे टर्म्स है। बहुत सारे टर्म्स को यहाँ मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं, तो हर एक टर्म बायो में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम लोग को ध्यान से सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, और आवश्यक हो तो उसको नोट भी करना चाहिए। ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है। जैसे प्लांट्स यहाँ से वाटर जब एब्जॉर्ब करते हैं तो इसके साथ साथ इनका जो लीफ है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, और उस स्टोमेटा से वाटर वेपर के फॉर्म में कुछ वाटर लॉस भी होता रहता है। तो ये जो वाटर वेपर्स के फॉर्म में वाटर जो लॉस हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है ना। तो मैंने अभी डिफाइन भी किया, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अब यहां मैंने लिखा इट क्रिएट्स कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट क्या है? जैसे गर्मी के दिनों में आपने ये देखा होगा, हमारे घरों में ये यूजुअल प्रैक्टिस होती है कि हम लोग एक वेट क्लॉथ से अपने फ्लोर को डस्टिंग करते हैं, पोछा लगाते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो ऐसा क्यों किया जाता है कि गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज अप हो जाता है, तो जो हमारा फ्लोर होता है वो भी काफ़ी गर्म हो जाता है। ठीक है। या पहले तो हुआ करता था, अब तो नहीं होता था। क्या मैं बताने वाला हूँ कि पहले पहले लोग छत पर सोने की हैबिट होती थी,
अभी भी गांव में लोग छत पर सोते हैं, तो सोने से पहले गर्मी के दिनों में क्या करते हैं कि छत पर पानी गिरा देते हैं। पानी गिराने से क्या होता है, पानी गिराने से उस छत पर जो हीट है, हीट एनर्जी है, उस हीट एनर्जी को वाटर यूज कर लेता है और वाटर वहां से वेपराइज हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पानी जो हमने गिराया वो ठंडा था, उसकी हीट एनर्जी को यूज किया और वो वहां से वेपराइज हो गया और हीट एनर्जी को यूज कर लिया, इसीलिए वो जो फर्श है हमारा वो ठंडा हो जाता है। ठीक वही इफेक्ट हमारे बॉडी में भी होता है जब स्वेटिंग होता है, तो हम लोग को कि जब हम लोग को स्वेटिंग होता है तो स्वेट जो है उसमें वाटर है, तो वो हमारे सरफेस के हीट एनर्जी को यूज करके वेपराइज हो जाता है, जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल एक कांस्टेंट टेम्परेचर बना रहता है, ठीक है ना। जब हमको स्वेटिंग नहीं होगी तो फिर हम लोग को बुखार हो सकता है, ठीक है ना, फीवर हो सकता है। तो ऐसा ही प्रोसेस प्लांट के लिए भी है, अगर हम लोग कहें ट्रांसपिरेशन, तो ठीक है ना, कि ट्रांसपिरेशन में भी क्या हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है, और जब वाटर वेपर्स के फॉर्म में लॉस हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो आखिर लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चेंज होने में कुछ हीट एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा, तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। एनिमल्स को जब धूप लग रहा है, काफी हीट रेडिएशंस आ रहे हैं सन से, ठीक है ना, तो एनिमल क्या करते हैं, ऐसे जगह पर चले जाते हैं जहां शेड हो, ठीक है, छाया वाले जगह पर चले जाते हैं। लेकिन प्लांट्स तो ऐसा नहीं कर सकते, प्लांट तो जहां हैं वहीं रहेंगे, दे कैन नॉट लोकोमोट। तो नेचर ने ऐसा व्यवस्था बनाया है कि प्लांट में भी एक नेचुरल फिनोमिना से कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होती है, कि पत्तों से जो ग्रीन स्टेम है वहां से जब वाटर का लॉस होता है वेपर्स के फॉर्म में, तो काफी ज्यादा हीट एनर्जी भी रिमूव हो जाता है, जिससे प्लांट की बॉडी की टेम्परेचर नॉर्मल रहती है, बहुत ज़्यादा हीट नहीं होता है वो, ठीक है ना। तो इसीलिए ट्रांसपिरेशन को हम लोग कहते हैं इट क्रिएट्स कूलिंग इफेक्ट, और इस प्रोसेस के लिए क्या रिक्वायर्ड है, वाटर, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी अगर बॉडी सरफेस पर आ रही है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, तो उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है ना। तो इसीलिए कूलिंग इफेक्ट इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है वाटर का, ठीक है। तीसरा क्या यूज है प्लांट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन सबस्टेंस का ट्रांसफर, इसी को हम लोग कह रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। जैसे मिनरल्स जो सॉइल में प्रेजेंट हैं उसी वाटर के साथ प्लांट के एरियल पार्ट्स में पहुंचते हैं, ठीक है ना। और ये लीफ जिसको हम लोग कहते हैं किचन ऑफ प्लांट्स, या हम लोग इसको फूड फैक्ट्री भी कहते हैं, जहां फूड प्रिपेयर होता है, ग्रीन लीफ, ठीक है। तो फूड फैक्ट्री में जो फूड प्रिपेयर हो रहा है फोटोसिंथेसिस से, उसका मूवमेंट पूरे बॉडी पार्ट में होता है, जहां भी फूड प्रिपेयर हो रहा है उससे पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर होता है। तो ये ट्रांसफर होने के लिए, इसका ट्रांसपोर्ट होने के लिए वाटर एक मीडियम का काम करता है, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन इसलिए हुआ कि क्योंकि वाटर एक मीडियम है, तो उसमें कोई भी चीज घुल करके आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो द थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ वाटर फॉर प्लांट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेवरल सबस्टेंस, ठीक है ना। कई तरह के सबस्टेंस होंगे, उनका ट्रांसफर वाटर की सहायता से होता है, चाहे वो स्टोर्ड फूड हो, ठीक है, प्रिपेयर्ड फूड हो, या फिर एंजाइम्स हो, ठीक है ना, या फिर हम कहें और ऐसे सबस्टेंस जो कि यूजफुल नहीं है, वेस्ट सबस्टेंस है, उनका भी ट्रांसफर वाटर के थ्रू होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वाटर का प्लांट बॉडी के लिए, ठीक है। चौथा क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट। अब मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब यहां पर कैसे हम समझ सकते हैं, टर्जिडिटी से। अभी ये टर्म मैं डिफाइन भी करूंगा, टर्जिडिटी, ठीक है। टर्जिडिटी का मतलब क्या है, जैसे आपने फुटबॉल देखा होगा, फुटबॉल में अगर हवा नहीं भरा गया है तब देखिए उसका कोई शेप नहीं मेंटेन है, लेकिन जैसे ही हम लोग फुल उसमें हवा भर देते हैं, जब पूरी तरह से वो टाइटली एयर से फिल हो जाता है, तब उसका एक पार्टिकुलर शेप होता है ना, और वो काफी हार्ड होता है, आप उसको अगर चाहेंगे प्रेस करना तो प्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक वही चीज वाटर प्लांट सेल
के लिए अवेलेबल करता है। यानी प्लांट सेल अगर हम बनाएं एक प्लांट सेल, आपको पता होगा प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, इसलिए सेल वॉल बनाना चाहिए जब भी हम प्लांट सेल बना रहे हो, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल में वैक्यूल पाया जाएगा। ये वैक्यूल बना दिया। वैक्यूल में क्या होगा, सेल सैप होता है, ये ऐसा नहीं है कि खाली होता है, बाकी सेल ऑर्गेनेल्स भी होंगे, जैसे यहाँ मैंने न्यूक्लियस बना दिया और इसके चारों तरफ और भी ऑर्गेनेल्स बना सकते हैं आप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब थोड़ा सा मैं इसको जल्दी बना रहा हूँ, और भी ऑर्गेनेल्स आप बना सकते हैं, डिक्टियोसोम्स बना सकते हैं और साइटोप्लाज्म ये। तो जब इसमें वाटर फुल्ली प्रेजेंट होगा, जितना वाटर आ सकता है इस सेल के अंदर उतना अगर प्रेजेंट होगा तो ये फुल्ली डिस्टेंडेड स्टेट में होगा, ये पूरी तरह से फैला होगा और इसकी शेप मेंटेन रहेगी। और शेप मेंटेन रहने के साथ साथ ये रिजिड भी होगा, जिसकी वजह से एक सेल अगर आपका रिजिड हो गया, ऐसे करते करते कई सारे सेल रिजिड हो गए, तो वो पूरा जगह जहां पर वो सेल प्रेजेंट है वो पूरा का पूरा जगह क्या हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा। एंड इट विल क्रिएट ए मैकेनिकल सपोर्ट फॉर द होल प्लांट बॉडी, ठीक है। जैसे हम लोग के बॉडी में मैकेनिकल सपोर्ट स्केलेटन सिस्टम प्रोवाइड करता है। स्केलेटन सिस्टम जो है, जो हड्डियां हैं हमारे बॉडी में, वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। प्लांट में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, प्लांट में कोई बोन्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ सेल्स हैं जो कि खुद रिजिड होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो डेड सेल्स होते हैं, लेकिन पूरा जो प्लांट बॉडी है उसमें सॉफ्ट स्ट्रक्चर भी हैं, हार्ड स्ट्रक्चर भी हैं, ठीक है। तो जहां भी जो भी स्ट्रक्चर हो, लेकिन वाटर का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वाटर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। क्यों? व्हेन सेल्स आर फुल्ली फिल्ड विथ वाटर, they are in turgid state, then they create mechanical support for the whole plant body, ठीक है। आप यही सपोज करिए कि पूरा रूट जो है इस पूरे प्लांट को खड़ा रखा है, तो जाहिर सी बात है कि ये रूट जो है कहीं ना कहीं मिट्टी में बहुत तेजी से पकड़ा हुआ है मिट्टी को, जिसकी वजह से ये प्लांट जो है आसानी से गिरता नहीं है। इतना मजबूत है कि अगर हम लोग ऐसे करके इस पर मारने का प्रयास करें तो हमें चोट आ जाएगा, पेड़ को कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेंथ उसके पास आ रहा है उसमें वाटर का भी एक एसेंशियल रोल है। क्यों? वाटर प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट बाय मेंटेनिंग द टर्जिड स्टेट ऑफ द सेल, इट मीन्स फुल्ली डिस्टेंडेड स्टेट। जैसे मैं एग्जांपल दिया कि फुटबॉल है, उसमें हवा नहीं है, एक स्टेट हो गया, और हवा भरने के बाद दूसरा स्टेट हो गया, ठीक है। या बैलून है, बैलून में हवा नहीं भरे, उसका कोई शेप नहीं है, हवा भरने के बाद उसका पार्टिकुलर जो भी शेप होगा वो शेप आपको दिखाई देगा। तो जो फुल्ली डिस्टेंडेड स्टेट होता है उसी को हम लोग कहते हैं टर्जिड स्टेट। तो उस स्टेट तक सेल को लाने के लिए वाटर बहुत ही एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट है, ठीक है। अच्छा, तो ये वाटर के इंपॉर्टेंस हो गए किसी सेल के लिए। अब मिनरल्स का क्या इंपॉर्टेंस है? तो मिनरल्स का भी इंपॉर्टेंस है। पहली बात, फॉर द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। तो मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं, नीड ऑफ मिनरल्स। पहला आप लिख सकते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ वेरियस एंजाइम्स, ठीक है। बहुत सारे एंजाइम्स में मिनरल्स एक एसेंशियल कंपोनेंट होंगे, जैसे बहुत सारे मेटल आयंस हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ठीक है। और कुछ सॉल्ट्स के फॉर्म में प्लांट उनको एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे फॉस्फेट आयन है, सल्फेट आयन है, नाइट्रेट है। ये सारे जो है इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। यानी सेल में बहुत सारी चीज़ों का सिंथेसिस होता है। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया कि सिंथेसिस ऑफ वेरियस एंजाइम, लेकिन एंजाइम्स ही नहीं, बहुत तरह के सबस्टेंस सेल के अंदर बनते भी हैं और उनका ब्रेकडाउन भी होता है। तो ऐसे प्रोसेस में मिनरल्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ जो सेल के ऑर्गेनेल्स हैं उनके भी कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में मिनरल्स का यूज होता है, ठीक है ना। तो मेंशन कर देता हूं मैं, एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल,
जैसे सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत तरह के आयंस प्रेजेंट है और सभी आयंस का अपना अपना इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। और उनके एब्सेंस में प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ या डिवीजन नहीं हो सकती है, ठीक है ना। प्लांट के ग्रोथ को आप देखते होंगे कि फार्मर्स जो होते हैं जब खेती करते हैं तो खेती करने के साथ साथ उन्हें ध्यान भी रखना होता है कि किस समय हमारे क्रॉप को कौन सा फर्टिलाइजर की ज़रूरत है, ठीक है। आप देखते होंगे, सुनते भी होंगे कि अमोनियम बेस्ड फर्टिलाइजर्स या सल्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर्स, अलग अलग तरह के जो फर्टिलाइजर्स आपको दिख रहे हैं क्रॉप्स के लिए, वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ प्लांट है कि प्लांट को क्या चीज़ की ज़रूरत है, उस समय वैसा फर्टिलाइजर क्रॉप्स को अवेलेबल कराया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए वाटर और मिनरल्स दोनों ही प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसीलिए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि वाटर में मिनरल्स डिजॉल्व होकर के किस तरह से रूट्स से एब्जॉर्ब होते हैं और प्लांट के बॉडी पार्ट्स में उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो अभी मैंने बात किया नीड ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। दूसरी अब इम्पॉर्टेंट बात है कि आखिर ये जो एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है वो रूट्स में ही क्यों है, क्यों रूट्स ही एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। लीफ से क्यों नहीं एब्जॉर्प्शन हो सकता है, हमारे एयर में भी तो बहुत सारा मॉइस्चर है, क्यों नहीं वाटर जो है वहीं से एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। या फ्लावर एब्जॉर्ब कर लेता है या फ्रूट एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन रूट्स में कुछ तो स्पेशल बात होगी जिसकी वजह से रूट्स ही वाटर को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी सबसे अच्छा रखता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर, ठीक है ना, कि रूट्स में क्या यूनिक फीचर है जिसकी वजह से रूट्स आसानी से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स फॉर द absorption of water and minerals। वाटर और मिनरल्स को रूट्स आसानी से एब्जॉर्ब कर सकें, इसके लिए रूट्स में क्या यूनिक फीचर्स हैं। तो सबसे पहले मैं एक रूट का फिगर बनाता हूं जिससे आपको क्लियर हो सके। देखिए, किसी रूट को अगर आप किसी प्लांट के रूट को अगर आप देखें, ठीक है, तो मैं एक टिपिकल एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना। तो इसमें आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे रूट हेयर्स होंगे इसमें, ठीक है। ऐसे रूट्स हेयर आप देख भी सकते हैं, बहुत सारे प्लांट्स तो नेचर में अवेलेबल है। कोई भी ध्यान रहे कि यूजफुल प्लांट को आप डिस्ट्रॉय मत करिएगा देखने के लिए, लेकिन जो यूजलेस प्लांट है जैसे ग्रास है, घास जो होगा, और घास को निकाल करके आप जरा देखिएगा कि उसके रूट्स में कैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अदरवाइज आपको कभी मौका मिले, ठीक है, कभी जंगलों में जाने का मौका मिले या पार्क में आप जब जा रहे हो तो पीपल ट्री को देखिए, ठीक है, तो आपको दिखाई देगा कि उसका रूट कितना बड़ा है, ठीक है। ये छोटे प्लांट का मैंने एक रूट दिया, ठीक है ना। अच्छा, रेडिस आपने जो खाया, रेडिस तो आपने खाया होगा, रेडिस भी क्या है, रूट है, ठीक है। तो आप उसको भी देख सकते हैं। दूसरी चीज, कुछ जो रूट्स होंगे आपको दिखाई देगा इस तरह से कि कई उसमें ब्रांच ऐसे निकले हुए हैं, ठीक है। जैसे पीपल ट्री अभी मैंने जो बताया, पीपल ट्री में आप देखेंगे बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांच होते हैं, इतना बड़ा बड़ा होता है कि लोग बैठने का जगह बना देते हैं, ठीक है, और काफ़ी एक्सटेंसिव रूट्स उसके होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, अगर नॉर्मली अगर ऐसे होता और ये रूट हेयर्स हैं तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है। रूट हेयर्स होने से उसकी सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाती है। पहले अगर मान लीजिए वाटर एब्जॉर्ब होना होता तो बस इतने सरफेस पर एब्जॉर्ब हो सकता था, बस इतनी जगह वाटर एब्जॉर्ब हो सकता था। लेकिन अभी क्या है, हेयर्स होने से हेयर के स्ट्रक्चर को आप देखिए, जितने हेयर्स हैं सभी से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो सकता है।
तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा था, इसमें कई सारा एक्सटेंशन हो गया इसमें, ठीक है, मतलब इसकी सरफेस एरिया बढ़ गई। उसी तरह से अगर ये एक सिंगल ब्रांच होता तब वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब करता, कि कई सारे ब्रांच इसमें निकल गए तब ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो जाहिर सी बात है कि जितना ज्यादा ब्रांच होगा उतना ही ज्यादा उसका सरफेस एरिया होगा और उतना ही आसानी से वो सॉइल से वाटर अलोंग विथ डिजॉल्व मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है रूट का इनॉर्मस सरफेस एरिया। इनॉर्मस सरफेस एरिया, इनॉर्मस मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, इनॉर्मस सरफेस एरिया। ये रूट है आपका और ये क्या है, रूट हेयर्स है। यहां पर ये रूट है और इसको हम लोग जो छोटे छोटे ब्रांच निकलते हैं इनको हम लोग रूटलेट्स कह सकते हैं, ठीक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि रूट्स हैव इनॉर्मस सरफेस एरिया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रूटलेट्स एंड रूट हेयर्स, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज सरफेस एरिया रूट्स आर एबल टू एब्जॉर्ब लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल, ठीक है ना, कि बहुत ज्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से रूट्स आसानी से ज्यादा वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। देखिए आप फिगर समझते चलिए, इसी तरह से रिवाइज करिएगा तो काफी इंटरेस्टिंग भी लगेगी आपको और बहुत आसानी से आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि आप देखे रहेंगे जो चीजों को उसको याद रखना बहुत आसान है। ऐसे केवल लाइन बाय लाइन लिख दिया जाए, आप उसको रटने का प्रयास करेंगे तो याद नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसी तरह से समझ करके देखिएगा और जो नेचर की चीजें उसको ऑब्जर्व करिए। बायोलॉजी आपको समझनी है तो बायोलॉजी की तरह पढ़ना पड़ेगा, है ना। बायो को हम मैथ की तरह नहीं पढ़ सकते, फिजिक्स की तरह नहीं पढ़ सकते, बायो को बायो की तरह पढ़ना होगा, तब समझ में आएगा। हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक यूनिक वे होता है, वो वे समझ में आ गया तो वो सब्जेक्ट भी आसान हो गई, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारा कैरेक्टरिस्टिक है रूट का नंबर 2, द कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप, the concentration of cell sap of root hairs is high। अगर हम लोग एक रूट हेयर की बात करें, जैसे मान लीजिए ये रूट है, इसको अगर ऐसे कट कर दीजिए, ठीक है, जैसे ये रूट है ऐसे कट कर दीजिए तो एक गोला सा सेक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। और इसको आप डिटेल देखिए तो क्या मिलेगा, ये बाहर का जो रीजन है, इसको मैं डिटेल दिखा रहा हूं, ये बाहर का जो लेयर है वो इस तरह से एपिडर्मिस से बना हुआ है ऐसे, और इसी का आउटग्रोथ होता है जिसको हम लोग कहते हैं रूट हेयर्स, ठीक है। ऐसे ऐसे आउटग्रोथ होता है, इसी को हम लोग कहते हैं रूट हेयर्स। ये जो आपको बाउंड्री दिख रहा है उसको मैंने यहां मैग्नीफाई किया है, तो ये आपका एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस इज द आउटर लेयर ऑफ सेल्स, और इसका ये आउटग्रोथ के रूप में आपको जो दिख रहा है वो क्या है, रूट हेयर्स। अब इस रूट हेयर्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म का पार्ट है जिसको हम लोग सेल सैप कह रहे हैं, ठीक है, वो काफी हाई कंसंट्रेशन वाला होता है। हाई कंसंट्रेशन का मतलब जिसमें वाटर कम हो और सॉल्यूट जो डिजॉल्व सबस्टेंस है वो उनकी अमाउंट ज्यादा हो, ठीक है। तो वाटर जब अंदर कम है और सॉइल में बहुत ज्यादा वाटर है, सॉइल में वाटर ज्यादा है, इसके चारों तरफ सॉइल है जिसमें वाटर ज्यादा है, तो बाहर वाटर ज्यादा है और इसके अंदर वाटर कम है क्योंकि इसका कंसंट्रेशन हाई है। हाई कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ समझिए, जैसे नमक को हम पानी में घोल रहे हैं, तो अगर ज्यादा नमक रहेगा पानी कम रहेगा तो उसको कहेंगे हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। और नमक कम है पानी ज्यादा है मतलब कम नमकीन है, तो उसको हम लोग कहेंगे लो कंसंट्रेशन या डाइल्यूट, ठीक है। तो जो सेल सैप है रूट हेयर का वो कैसा है, कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड सेल सैप,
ठीक है। तो इसकी वजह से इट फैसिलिटेट्स द इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देखिए कोई भी सबस्टेंस की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि जहां वो ज्यादा है वहां से कम की तरफ वो मूव करता है, जहां उसकी अमाउंट ज्यादा है वहां से कम अमाउंट की तरफ वो फ्लो करता है। तो पानी बाहर ज्यादा है, इसके अंदर कम है, इसीलिए पानी आसानी से इसके अंदर फ्लो करेगा। ठीक है, जबकि बाकी पार्ट्स को अगर हम लोग देखें, प्लांट का जो बाकी पार्ट है, जैसे उसका स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है, तो उसमें बहुत सारा पानी होता है। तो ऑलरेडी उसमें पानी ज्यादा होने की वजह से वहां पानी आसानी से एंट्री नहीं कर पाएगा। जबकि रूट्स में क्या है, इसके अपोजिट है। रूट्स के जो रूट हेयर्स होते हैं उनका कंसंट्रेशन हाई होता है, मतलब उनके अंदर वाटर की अमाउंट कम है, इसीलिए सॉइल में जो अवेलेबल वाटर है वो आसानी से रूट हेयर्स के थ्रू रूट में चले जाते हैं। ठीक है, अब सॉइल में वाटर कहाँ से आता है, बहुत आसान है। बहुत सारे वाटर बॉडीज हैं वो सॉइल के ही तो कांटेक्ट में हैं, या रेनफॉल होता है तो वो कहाँ जाता है पानी, आखिर इतना सारा पानी होता है बारिश के दिनों में, वो पानी कहाँ चला जाता है, वो सॉइल में ही तो रहता है। कुछ फ्लो कर जाएगा, जो एक्स्ट्रा होगा, एक्सेस होगा, लेकिन मॉइस्चर जो होता है सॉइल में बनी रहती है, उसी वाटर को रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो यूनिक कैरेक्टर है रूट का कि द कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप ऑफ रूट हेयर्स इज हाई, सो इट फैसिलिटेट्स द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन द रूट्स। अब तीसरा जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है थिन वॉल। बाकी पार्ट्स के कंपैरिजन में जो रूट्स होते हैं उनका जो वॉल होता है, ठीक है ना, वो थिन होता है। तो आप जानते हैं कि प्लांट्स के किसी भी प्लांट सेल में 2 लेयर होते हैं। अगर हम प्रोटेक्टिव लेयर की बात करें तो सबसे बाहर सेल वॉल है और उसके ठीक अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल की अगर हम बात करें वो भी थिन होगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या होगा, थिन होगा। दोनों थिन होते हैं इसमें। ठीक है, फर्क क्या होगा, सेल वॉल क्या होता है, परमिएबल होता है, मतलब कुछ भी चीज इसमें आसानी से एंट्री भी कर सकता है, एग्जिट भी कर सकता है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सेमी परमिएबल। ठीक है, सेमी परमिएबल मतलब इट अलाउज ओनली certain substance to enter into it while ignores all other substance to enter into it। या इसको सेलेक्टिवली परमिएबल भी आप कह सकते हैं कि कुछ ही चीज को ये एंट्री करने देगा, सब चीज इसके अंदर एंट्री नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये ऐसा है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है। लेकिन ये एक एडिशनल लेयर प्लांट सेल में पाए जाते हैं जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, जो फ्रीली परमिएबल होता है और सेलुलोज का बना होता है। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है, लिपिड प्लस प्रोटीन। यह आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ते समय। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स ऑफ लिपिड इंटरस्पर्स्ड बाय प्रोटीन। 2 लेयर होता है लिपिड का, उसमें जगह जगह प्रोटीन धसे होते हैं। ठीक है ना, तो ये 3 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है रूट्स का, जिसकी वजह से रूट्स में वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी हाई होती है। ठीक है ना, दीज आर सम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स बाय विच दे आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, ओके। अब हम लोग डिस्कस करें व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फिनोमिना रिलेटेड टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ सैप बाय द रूट्स। ठीक है ना,